प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो प्रश्न पेपर है, इसकी चौथी यूनिट की विषय वस्तु है। आज अपन देखेंगे कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय जो संगठन सार्क है वो क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं, वो किन सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है और इस संगठन की जो है वो संस्थाएं प्रमुख कौन कौन सी है। और ये केवल एकेडमिक परीक्षाओं में भी नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर इस शीर्षक से प्रश्न आया करते हैं। तो आज अपन जानते हैं कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क जो है वो कब स्थापित हुआ, उसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, यह संगठन किन ऑब्जेक्टिव पर कार्य कर रहा है, इस संगठन के क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन सी संस्थाएं हैं जो सार्क को गति देती है या सार्क के संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट करती है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ अर्थात सार्क की स्थापना 7 और 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई और इसमें दक्षिणी एशिया के 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। तो मूल रूप से इस संगठन के 7 सदस्य थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है। सन 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना दिया गया। तो अब कुल सदस्य संख्या जो है वो सार्क की 8 हो गई है। ये मूल रूप से एशिया के 7 पड़ोसी देशों का विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की बड़ी पहल थी। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव को समाप्त करने का था। इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का नया युग या नया सवेरा स्थापित हुआ। और ये जो क्षेत्रीय सहयोग के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, ये उसकी युगांतकारी घटना थी। एक नए युग का शुभारंभ था, एक नए सूर्य का उदय था, एक सामूहिक सूझबूझ की बड़ी सुलझी हुई पहेली थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण थी। दक्षिणी एशियाई संघ के जो सदस्य देश हैं वे लगभग 1 अरब से अधिक जो जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जनशक्ति और प्रतिभा से भरपूर है। फिर भी इन देशों की जनसंख्या की समस्याएं, जिसमें गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण प्रमुख है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो दबाव है वो प्रति वर्ग किलोमीटर 180 है, जबकि विश्व के औसत प्रति वर्ग जो है वो केवल 30 का दबाव है। तो विश्व में सकल राष्ट्रीय उत्पादों में इस क्षेत्र का भाग लगभग 2% और निर्यात में 0.6% है। मालदीव को छोड़ दिया जाए तो इस संगठन के शेष सदस्य भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिए एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति
जियाउर रहमान ने दिया था। उन्होंने सन 1977 से लेकर 1980 तक भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें नवंबर 1980 के आपसी संयोग हेतु 10 मुद्दे रखे गए। बाद में पर्यटन और संयुक्त उद्योग को अलग से निकाल दिया गया। अप्रैल 1981 में सार्क के विदेश सचिवों के दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक संपन्न हुई और सन 1983 में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में दक्षिणी संयोग की पहली औपचारिक घोषणा हुई। दक्षिणी संयोग और विशेषकर क्षेत्रीय संयोग की उद्घोषणा हुई और एक सचिवालय स्थापना की पहल की गई। विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो 1984 में मालदीव में और 1985 में भूटान में हुई। इसके बाद दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई जिसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया। बेंगलोर सम्मेलन में निश्चित किया गया कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थापित किया जाएगा। इसका पहला अध्यक्ष बांग्लादेश द्वारा मनोनीत व्यक्ति होगा और क्रमानुसार अन्य सदस्य 2 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाएंगे। अगस्त 1983 में 9 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। ये क्षेत्र थे कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, यातायात, खेलकूद, सांस्कृतिक जैसे मुद्दे तय किए गए। और 2 वर्ष बाद ढाका सम्मेलन में कुछ नए विषयों को जोड़ा गया जिसमें आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय सहयोग में महिलाओं की भूमिका, ये बाद में जोड़े गए विषय थे। ढाका घोषणा में सार्क का चार्टर में मुख्यतः 10 धाराओं को सम्मिलित किया गया जिसमें सार्क के उद्देश्य, सिद्धांतों, संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को परिभाषित किया गया। इस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। सदस्य राष्ट्रों को आपसी सहयोग के लिए तैयार किया गया क्योंकि ये सभी जो राष्ट्र थे वो इतिहास, संस्कृति, कला इत्यादि से जुड़े हुए राष्ट्र थे। इसके साथ साथ इन राष्ट्रों की समस्याएं भी कॉमन, सामान्य थी। जहाँ तक सार्क के उद्देश्यों का प्रश्न है तो सार्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चार्टर कहते हैं, जो बना, उसके अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के 7 उद्देश्य निश्चित किए गए जिसमें पहला उद्देश्य है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उसके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा उद्देश्य रखा गया कि दक्षिणी एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य रखा गया कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा उद्देश्य निश्चित किया गया कि आपसी विश्वास, सूझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा उद्देश्य निर्धारित किया गया कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में और विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका और पारस्परिक सहायता के लिए प्रयास करना। छठा उद्देश्य रखा गया कि अन्य विकासशील देशों के साथ संयोग में वृद्धि करना। और अंतिम 7वां उद्देश्य रखा गया कि सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी संबंधों को मजबूत करना। इस प्रकार जो सार्क का चार्टर है उसके अनुच्छेद 1 में 7 उद्देश्य निश्चित किए गए और जिनके लिए इस संगठन को कार्य करना है। जहाँ तक सार्क के सिद्धांतों का प्रश्न है तो सार्क के चार्टर का अनुच्छेद 2 है, उसके अनुसार
तीन प्रकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। उसमें पहला जो सिद्धांत है वो यह है कि यह संगठन अपने ढांचे के अंतर्गत संयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करेगा। दूसरा सिद्धांत इस संगठन का यह है कि ऐसा कोई भी संयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। तीसरा सिद्धांत इस संगठन का है कि इस प्रकार का संयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध भी नहीं करेगा। इस प्रकार इस संगठन ने जो सबसे बड़ा सिद्धांत निर्मित किया है वो है संयोग का, समानता का, क्षेत्रीय अखंडता का और राजनीतिक स्वतंत्रता का, और एक दूसरे की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहायता करना। अब जहां तक प्रश्न है सार्क की संस्थाओं का, तो सार्क के जो चार्टर है उसका जो अनुच्छेद 3 है वो व्यवस्था देता है कि प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे और पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो 7 और 8 दिसंबर 1985 को संपन्न हुआ। तो इस सार्क संगठन की जो सर्वोच्च संस्था होती है जिसको शिखर सम्मेलन कहा जाता है, और ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा और सदस्य देशों के यहाँ आयोजित होगा। अनुच्छेद जो चार्टर का 4 है उसके अनुसार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद होगी। उसकी बैठक 6 माह में होना आवश्यक है। इसके कार्य है जो यह संगठन है, सार्क संगठन है, उसकी नीति का निर्धारण करना, सामान्य हितों के मुद्दों के बारे में निर्णय करना, संयोग के नए क्षेत्रों को खोजना इत्यादि। तो पहला शिखर सम्मेलन जहाँ राष्ट्राध्यक्ष को भाग लेना है, दूसरा जो मंत्री परिषद है उसमें विदेश मंत्रियों को भाग लेना है, तीसरा जो सार्क की जो संस्थाएं हैं जिसको स्थायी समिति की संज्ञा दी जाती है, सार्क के जो अनुच्छेद 5 है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है कि सदस्य देशों के विदेश सचिवों की एक समिति होगी। उसकी बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य है। इसके प्रमुख जो कार्य है वह संयोग के कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, अध्ययन के आधार पर संयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना इत्यादि। और ये जो है विदेश सचिवों के मध्य होने वाला कार्य है। फिर नेक्स्ट जो संगठन है जिसको अपन कह सकते हैं तकनीकी समिति, जो सार्क का चार्टर है उसका अनुच्छेद 6 है, उसकी व्यवस्था है कि सभी सदस्य देशों के इसमें प्रतिनिधि होते हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों के कार्यक्रमों को लागू करने, उसके संबंध में पैदा होने वाली समस्याओं को निपटाने, उनका समन्वय करने, मॉनिटरिंग का कार्य जो है वो तकनीकी समितियों के माध्यम से होता है। जहां तक अनुच्छेद 7 का प्रश्न है, जो सार्क के चार्टर का 7वां अनुच्छेद है, वो व्यवस्था देता है कि एक कार्यकारी समिति होगी और ये जो है समिति कार्यों की प्रोग्रेस, कार्यों की व्यवस्था को देखेगी। फिर नेक्स्ट जो चार्टर का अनुच्छेद 8 है वो ये कहता है कि सार्क का एक सचिवालय होगा। इसकी स्थापना दूसरे जो शिखर सम्मेलन था जो बेंगलोर में हुआ था उसमें निर्धारित की गई, और इसमें यह तय किया गया कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो सचिवालय होगा इसके प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल हसन थे, और महासभा का जो कार्यकाल है यानी जो महासचिव का कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। सार्क सचिवालय को 7 भागों में विभक्त किया गया है और अब वो 8 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग के एक अध्यक्ष को निदेशक, डायरेक्टर की संज्ञा दी गई है। ये जो वहाँ जो चार्टर है सार्क का उसमें अनुच्छेद 8 की व्यवस्था है
और ये सचिवालय की जो शुरुआत है वो जो सार्क की स्थापना से 2 वर्ष बाद यानी 1987 में हुई है। और जो सदस्य इसके देश हैं, प्रत्येक सदस्य देश का एक अध्यक्ष होता है जिसको डायरेक्टर या निदेशक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो संस्था है जिसको वित्तीय प्रशासन कह सकते हैं, इसमें सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है, अनिवार्य नहीं है। कार्यक्रम के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए एक तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है। सार्क देशों के अंशदान का सबसे अधिक योगदान देने वाले राष्ट्रों में भारत अग्रणीय है। और सार्क जो है वो पारस्परिक आर्थिक लाभ के लिए उन देशों के आपसी स्वतंत्र व्यापार समझौता जो है वो जिसको साप्टा कहा जाता है, ये 1900 साप्टा जो है इसकी शुरुआत 2006 में हुई है। और साप्टा के माध्यम से जो दक्षिण के राष्ट्र हैं, सार्क सदस्य राष्ट्र हैं, वो आपसी व्यापार को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार का जो क्षेत्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आधार पर अपने सदस्य राष्ट्रों के लिए प्रयास करता है। आवश्यकता इस संगठन में यह है कि सदस्य जो देश हैं वो राजनीतिक द्वेष भाव को छोड़कर आर्थिक इश्यू पर आपसी संयोग से कार्य करें, तो निश्चित रूप से सार्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।